अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो है वो अपना केमिस्ट्री का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का हमारे पास नेम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम डेप्थ में इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं और विस्कोसिटी के जितने भी फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, इवन दैट के विस्कोसिटी को मेजर करने का जो तरीका है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो कापी पेंसिल लें, अपने पास हेडिंग पुट करें और लिखिएगा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ लिक्विड। अब इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि अगर आप शहद, जिसको हनी कहते हैं, अगर आप उसको उंडेलें, वो बड़ा स्लो फ्लो करता है, वो बहता बड़ा मुश्किल से है। लेकिन अगर उसकी जगह आप पानी को बहाएंगे तो पानी जरा जल्दी के साथ बहना शुरू करेगा, जल्दी से बह जाता है। तो पानी जो है वो जल्दी बह जाता है, शहद जो है वो जल्दी नहीं बहता। इसकी क्या रीजन है? इस अमल को मेरे बेटे कहते हैं विस्कोसिटी। हम यूं कहेंगे कि जो शहद है वो विस्कस ज्यादा है, जबकि आपके पास जो पानी है वो कम विस्कस है। शहद के अंदर कुछ ऐसी फोर्सेस या ऐसी कुव्वत पाई जाती है जो उसको बहने नहीं देती, यानी कि बहने से रोकती है, रेजिस्ट करती है। इसको कहते हैं विस्कोसिटी। तो आप इसके लिए हेडिंग में, डेफिनेशन में यही लिखेंगे, द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ लिक्विड। के ऐसी रेजिस्टेंस, ऐसी रुकावट जो लिक्विड के अंदर ही पाई जाती है और वो उसको बहने नहीं देती, उसको फ्लो नहीं करने देती, इसको विस्कोसिटी कहते हैं। अब दूसरी बात जो है, विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल के साथ। ये ग्रीक सिंबल है, यूनानी सिंबल है। इसको बेटे एन की तरह का, लेकिन थोड़ा सा लंबा कर देना है। एक जो टेल है इसको लंबा कर देंगे और इसको पढ़ेंगे ईटा, ETA, ETA, इसको पढ़ेंगे ईटा। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा के साथ, और बाज जो है वो इसको जीटा भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में लफ्ज ईटा है। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। इसको आप यूं कह लें, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या NMS जो पर मीटर होता है ये पास्कल के इक्वल होता है। तो आप इसका यूनिट लिखेंगे पास्कल सेकेंड। एसआई यूनिट इसका पास्कल सेकेंड भी हो सकता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर भी इसका एसआई यूनिट है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में। नॉन एसआई यूनिट जो है वो इसको पाइस आप यूज करते हैं कि एसआई जैसे यूनिट है ना, और नॉन एसआई है। एसआई में इसका यूनिट जो है वो आपको बता दिया, पास्कल सेकेंड भी लिख सकते हैं या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और नॉन एसआई में पाइस है। अब लिक्विड को ना आप कहते हैं कि ये ज्यादा विस्कस है, यानी कि ऐसा लिक्विड जो फ्लो जल्दी नहीं करता या बहता जल्दी नहीं है उसको कहते हैं मोर विस्कस, और जो जल्दी बह जाता है उसको कहते हैं लेस विस्कस या नॉन विस्कस, यानी कि वो आराम से बह जाता है। तो मैंने यहाँ पर विस्कस लिक्विड की भी डेफिनेशन लिख दी है, द लिक्विड विच हैव हाई और अ लार्ज वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतना बहना उसका मुश्किल हो जाएगा, जितनी विस्कोसिटी कम होगी उतना जल्दी के साथ वो बह जाया करेगा। तो मेरे बेटे आपने कहना है कि वो लिक्विड जो जल्दी नहीं बहते उसको आप कहेंगे विस्कस लिक्विड, और जो जल्दी बह जाते हैं उसको कहेंगे नॉन विस्कस लिक्विड। क्लियर होगी बातें? अब देखते हैं कि ये जो मैंने डेफिनेशन में लिखा ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या होती है। मैंने ना एक डायग्राम बनाई है ये आपके सामने। ये कोई पाइप है, जैसे आपके पास यूं है ना, कोई ट्यूब ले लें या कोई पाइप ले लें, ये पाइप है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके बना दिया है। ऊपर वाली वाल ये पड़ी है और नीचे वाली वाल ये है। ये मैंने ब्लैक ऊपर लिख दिया है, ये मैंने ब्लैक नीचे लिख दिया, यानी कि ऊपर और नीचे वाली वाल लिख दी है। जब इसमें लिक्विड बहता है, जब इसमें लिक्विड बहता है, फ्लो करता है, तो मेरे बेटे ये जो लिक्विड की लेयर है सबसे नीचे वाली, ये इसके साथ रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट क्यों करती है? क्योंकि इसके साथ इसकी होती है मेरे बेटे फ्रिक्शन। क्या प्रोड्यूस होती है? यहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होती है, यानी कि ये इसके साथ चूंकि लग रही है
ये जो है वो आपके पास रफ भी हो सकती है सरफेस या स्मूथ भी हो, तो फिर भी वहां पर पिट्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जिसकी वजह से ये जो नीचे वाली लेयर है ये आराम से फ्लो करती है, स्लो फ्लो करती है। और इसके ऊपर वाली जो लेयर है, यानी कि जो दूसरी लेयर है ना, पानी लेयर की शक्ल में बहता है, नीचे वाली आराम से फ्लो करेगी, ऊपर वाली उससे ज्यादा, और जो दरमियान वाली होती है लेयर पानी की, वो सबसे ज्यादा फ्लो करती है। इसी तरह पाइप के अगर ऊपर वाली ट्यूब को देखें, ऊपर वाली ट्यूब चूंकि इसके साथ है तो इसमें और इसमें फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होगी, तो ये वाली लेयर जो है वो स्लो मूव करेगी, उससे नीचे वाली लेयर उससे ज्यादा, और उससे नीचे वाली लेयर जो है वो सबसे ज्यादा मूव करेगी या फास्ट मूव किया करेगी, तेजी के साथ मूव किया करेगी। तो अगर हम यूं देखें कि इसका कुछ यूं करके कर्व नहीं बनेगा, यूं करके कि सेंटर वाली लेयर जो है वो जल्दी से सबसे फास्ट मूव करती है, और जो किनारों पे है लेयर है वो सबसे स्लो मूव करती है। यही एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लिक्विड मूव करता है तो उसकी कौन सी जो लेयर है वो सबसे स्लो मूव करती है। तो आपने वो कहना है कि जो लेयर वॉल के साथ अटैच होती है वो लेयर सबसे स्लो मूव करती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए बेटे होता है कि ये जो वॉल होती है ना, ठीक है, वॉल की और लिक्विड के दरमियान एक फोर्स पाई जाती है, एक कुव्वत पाई जाती है। ये वाली जो फोर्स है ये कहलाएंगी एडहेसिव फोर्सेस। तो ये फोर्सेस ज्यादा होती है। जैसे ही वॉल से दूर चले जाते हैं तो एडहेसिव फोर्सेस की जो ताकत है वो क्या होती रहती है? कम होती रहती है। इसलिए सेंटर वाली जो लेयर है वो जल्दी मूव करती है, जबकि दीवारों वाली लेयर है वो जल्दी से मूव नहीं करती, वो स्लो मूव करती है। यहां तक बातें क्लियर होगी। उम्मीद है कि विस्कोसिटी जो है वो उसके बारे में आपको इसका आइडिया होगा कि विस्कोसिटी होती क्या है। अब आते हैं कुछ फैक्टर हैं, जैसे हमने इवेपोरेशन पढ़ा, जैसे हमने वेपर प्रेशर पढ़ा, तो उसके कुछ फैक्टर हुआ करते थे। तो विस्कोसिटी के भी कुछ फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, जो इसकी स्पीड को या विस्कोसिटी ज्यादा करते हैं या विस्कोसिटी कम करते हैं। उनमें जो पहला फैक्टर है मेरे बेटे वो आता है इंटरमोलेक्यूलर फोर्स। यानी कि आप ये कह लें कि ये पूरी लेयर है ना, तो इस लेयर की अंदर भी आपस में भी मॉलिक्यूल के फोर्सेस हैं, और इसकी नीचे वाले मॉलिक्यूल के साथ भी फोर्सेस है, जिसको कहेंगे कोहेसिव फोर्सेस। ये एडहेसिव है वॉल की और लेयर की या लिक्विड की जो फोर्स है वो एडहेसिव फोर्सेस हैं, और जो लिक्विड के साथ फोर्स है उसको मेरे बेटे क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्सेस कहेंगे। तो आप यूं कहेंगे कि जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो जो हैं एक्चुअल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही हैं। अब जितनी ये फोर्सेस ज्यादा होंगी, मसलन ऊपर वाली ये सेंटर वाली लेयर को देखें, अगर ये लेयर आगे मूव करना चाहती है, आगे जाना चाहती है, तो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लेयर के साथ ज्यादा है, यानी कि नीचे वाली लेयर उसको आगे मूव नहीं करने दे रही। तो इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी उतना इस लेयर का मूव करना, आगे को जाना, फैलना या इसका फ्लो करना या बहना, सारे टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका बहना जो है ना वो कम हो जाएगा, और जितना इसका बहना कम होगा उतनी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती चली जाएगी। तो मेरे बेटे मैं कहूंगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही विस्कोसिटी ज्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी कम होंगी उतनी विस्कोसिटी क्या होगी? कम होगी। अब इससे सवाल बन के आता है, और वो क्या कहता है कि वाई ग्लिसरीन इज मोर विस्कस देन वाटर, कि ग्लिसरीन जो है, ग्लिसरीन एक अल्कोहल है, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, यानी कि आप ये कह लें कि उसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, और हर कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? OH लगा होता है। क्लियर है? तो वो कहता है कि ग्लिसरीन जो है वो ज्यादा विस्कस है, जबकि पानी जो है वो कम विस्कस है। इसकी वजह बताएं। तो अब आपने जवाब बेटे क्या देना है कि जो ग्लिसरीन होती है उसके अंदर OH कितने मौजूद हैं? 3 OH मौजूद हैं। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कितनी बनाएगा? 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के चांसेस है। या 3 ना कहें, आप ये कह लें कि ग्लिसरीन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है,
जबकि वाटर जो होता है उसमें तो अगर वाटर को देखें H2O है, यानी कि पानी जो है वो एक दफा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, वैसे 2 टाइम बनाता है। पानी अगर 2 दफा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है पानी में और ग्लिसरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। तो आप यूं लिख लें या यूं लिख लें कि ग्लिसरीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा होती हैं, जबकि आपके पास जो पानी है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कम होती हैं। इस वजह से ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज्यादा होती है जबकि पानी की विस्कोसिटी कम होती है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ चुका है, वाटर इज मोर विस्कस देन HF, कि पानी जो है वो ज्यादा विस्कस है, ज्यादा विस्कोसिटी है। HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसकी विस्कोसिटी कम है, तो उसकी रीजन बताएं। तो आपने कहना है कि HF के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक है। और जबकि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वाटर चूंकि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो वाटर ज्यादा विस्कस है, HF जो है वो कम विस्कस है। उम्मीद है मेरे बेटे यहां तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अपने बेटे को समझाते हैं जी पॉइंट नंबर 2, दैट इज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, देखें टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हुई, कम होगी, यानी कि ये जो कोहेसिव फोर्सेस हैं ये कम हुई। जब ये कम होगी तो विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ये जो सेंटर वाली या उसके साइडों पे जो लेयर हैं ये जल्दी से आगे मूव करेंगी क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो गई हैं। ये वाली लेयर इस लेयर को रोकेगी नहीं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो गई हैं। क्यों कम हुई हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो गया। तो हम यूं कहेंगे अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने से फ्लो ज्यादा हो जाता है लिक्विड का। जब लिक्विड ज्यादा जल्दी से फ्लो करता है तो आप कहते हैं कि उसकी विस्कोसिटी कम हो गई है। तो आप कहेंगे टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी आपके पास मेरे बेटे, ज्यादा हो जाया करेगी। क्लियर होगी यहां तक बातें। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल का इफेक्ट भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जब हमने डिस्कस किया था। तो मैंने कहा था कि जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, और जितना साइज कम होता है उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं। तो मैं यूं कहूंगा कि वो मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा है उनकी विस्कोसिटी जो है मेरे बेटे वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिनका साइज छोटा है उनकी विस्कोसिटी, यहां पे मैंने साइन ईटा ही लगाया है, उनकी विस्कोसिटी कम होगी। इस पे सवाल भी आ जाता है। इस पे सवाल क्या आएगा, इस पे आएगा कि डीजल है, आपके पास डीजल होता है तो डीजल ज्यादा विस्कस है, जो गाड़ियों के इंजन में डलता है ना बड़ी गाड़ियों के, वो डीजल ज्यादा विस्कस है, पेट्रोल कम विस्कस है। क्यों, तो आप कहेंगे कि डीजल के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, उसके साइज बड़ा होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगी और उसके फ्लो करने का रेट कम हो जाएगा। अगर फ्लो करने का रेट कम हो, फ्लो ना करे, उसी को तो विस्कोसिटी कहते हैं। तो फिर वो आपके पास क्या कहलाएगा मेरे बेटे, ईटा या उसकी विस्कोसिटी कहलाएगा। नाउ शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब देखें अगर ना मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जो गेंद होती है अगर आप उसको यहां से ऐसे फेंकें तो गेंद काफी दूर तक जाएगी, लेकिन अगर आप उसकी जगह पे कोई पत्थर, कोई स्टोन, पंजाबी में वट्टा, अगर आप उसको फेंकेंगे ना तो वो थोड़ी सी दूर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो गेंद होती है ना वो स्फेरिकल होती है, उसकी शेप रेगुलर होती है। जो रेगुलर होती है ना मॉलिक्यूल, उसकी फ्रिक्शन कम होती है, वो दूर तक चला जाता है। लेकिन जो पत्थर होता है वो चूंकि बड़ा होता है, इर्रेगुलर होता है, वो जमीन के साथ डिफरेंट एंगल से ज्यादा टकराता है और उस वजह से वो ज्यादा दूर सफर नहीं कर पाता। तो सिमिलरली मेरे बेटे वो मॉलिक्यूल जिनकी जो शेप है वो रेगुलर होती है, उनकी विस्कोसिटी जो होती है वो कम होती है। यहां पर कर ले, जिनकी शेप रेगुलर होती है उनकी विस्कोसिटी कम होती है। क्यों, क्योंकि रेगुलर शेप है तो वो ज्यादा बहेगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो वो मॉलिक्यूल जिनकी इर्रेगुलर शेप है वो बहता ही नहीं है, सही से ढंग से बहेगा ही नहीं, जब वो फ्लो नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप
between the viscosity and the shape of molecule. नेक्स्ट है जी विस्कोसिटी ऑफ गैसोलीन एंड कैरोसिन। अब दोनों को समझ लें क्या है। गैसोलीन मेरे बेटे होता है पेट्रोल और कैरोसिन होता है मिट्टी का तेल। अक्सर आपने देखा होगा पेंट वगैरह जो करने अंकल आते हैं वो एक साथ बॉटल लेके आते हैं, उसमें मिट्टी का ही तो तेल होता है, या पुराने दौर में जो है वो कैरोसिन के होते थे वो हीटर, ठीक है, उसमें वो कैरोसिन डाला जाता था। तो कैरोसिन भी एक जलाने के लिए ही कंपाउंड है, इसी तरह से गैसोलीन भी जलाने के लिए ही कंपाउंड है। तो कहता है कि इसमें विस्कोसिटी ज्यादा किसकी होगी। अब ये क्वेश्चन देखें मेरे बेटे, पहले साइज पे आ जाओ। गैसोलीन में तकरीबन 8 कार्बन एटम होती हैं पेट्रोल में, जबकि कैरोसिन में 12 से 15 कार्बन होती हैं। तो मुझे बताएं, कार्बन जिसकी कम होंगी उसकी चेन, उसका साइज थोड़ा होगा, और जिसकी जो है वो कार्बन ज्यादा होंगी उसके अंदर मेरे बेटे चेन लंबी होगी, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी। तो इसका आंसर आपके पास क्या बनेगा कि गैसोलीन जो है मेरे बेटे वो आपके पास छोटा मॉलिक्यूलर साइज है, जबकि कैरोसिन का जो मॉलिक्यूलर साइज है वो आपके पास क्या है, ज्यादा है। इसकी जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा होगी और इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है जी, आपने इसको मेजर कैसे करना है, आप इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं विस्कोसिटी को, वो देख लेते हैं। विस्कोसिटी के लिए ना बेटे जो एक होते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, एक होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन क्या होते हैं, न्यूटन वाला है न्यूटोनियन, जैसे आप कोई कहते हैं ना कहीं इदारे में पढ़ रहे हो, जैसे हम पंजाबियंस हैं, हम पंजाबी बोलते हैं तो हम पंजाबियंस हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो न्यूटन जो है लफ्ज है ना उसके क्रेडिट में दिया हुआ है न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं कि जिनकी विस्कोसिटी तकरीबन सेम रहती है एक खास टेम्परेचर के ऊपर। हमने कहा ना विस्कोसिटी टेम्परेचर से डिपेंड करती है, रिलेशन है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी तब्दील नहीं होती जब तक टेम्परेचर चेंज ना किया जाए या दूसरी कंडीशन ना चेंज किया, उसके अंदर सबके अंदर सेम रहती है। सिमिलरली नॉन न्यूटोनियन लिक्विड भी होते हैं जो आजकल आपने देखे भी होंगे कि उसके ऊपर अगर जोर से मुक्का मारे ना तो वो पत्थर बन जाते हैं, एक्ट एज अ स्टोन। लेकिन अगर उसके अंदर वैसे आराम से स्लो हाथ आप उसके अंदर घुसाएंगे तो आराम से हाथ उसके अंदर फ्लूइड में चला जाए, तो उसे कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो हमने ना वो वाले फ्लूइड जो न्यूटोनियन लिक्विड हैं, यानी कि जिनकी विस्कोसिटी तब्दील नहीं होती एक टेम्परेचर के ऊपर, उनकी विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए ये डब खड़प्पा सा एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर। नाम थोड़ा मुश्किल है, इसको क्या कहते हैं, ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर। इसके और भी नाम है वैसे, इसको कहते हैं यू-ट्यूब विस्कोमीटर, यू-ट्यूब विस्कोमीटर, या एक और भी नाम है इसको कहते हैं कैपिलरी विस्कोमीटर। क्लियर है। तो ये सारे नाम आप याद कर लेंगे। ऑस्टवर्ल्ड साइंटिस्ट के नाम है, ये यू शेप होता है इसलिए इसको यूट्यूब कहते हैं, जिसपे आप ये देख रहे हैं लेक्चर देख रहे हैं, वो वाली यूट्यूब नहीं, ये यू शेप की ट्यूब है तो इसको यूट्यूब भी कहा जाता है, विस्कोमीटर। इसमें ये जो बारीक सी लेयर है ना, इसके बाहर जैकेट होती है, अंदर बिल्कुल बारीक होती है। ये जो बाहर जैकेट है इसके अंदर चूंकि ये बिल्कुल बारीक सा एक सुराख है, उस सुराख को मेरे बेटे क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब। इसको क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, कैपिलरी विस्कोमीटर कहते हैं। ऑपरेटर्स को देखते हैं, समझते हैं और फिर इसके ऊपर आते हैं। आसान है, बहुत समझ आने वाली है आपको। इसके अंदर ना ये दो इसकी लिम्स हैं, दो टांगे हैं, एक बड़ी टांग है एक छोटी टांग है हाइट में। ये देखिए एक बड़ी है और एक छोटी है। जो बड़ी टांग है उस पे जो बल्ब है वो ए है, उसको ए कह लें। जो छोटी टांग पे बल्ब है इसको कह लें बी। क्लियर है। अब जो बड़ी टांग पे बल्ब है वो छोटा है, यानी कि इधर जो बल्ब लगा होता है ना, ये जो बल्ब है, ये जो होल्स है, ये छोटा है और जो छोटी पे लगा हुआ है वो बड़ा है। समझ रहे हैं बातों में रिजेंबलेंस, ऑपोजिट चल रहा हूं। टांग बड़ी है, ये लिंब बड़ी है, बल्ब छोटा है, लिंब छोटी है लेकिन बल्ब बड़ा है।
और इसको यहां पर ये जो ट्यूब है इसके अंदर बिल्कुल बारीक सी ट्यूब है जिसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। क्लियर होगी बातें? अब सिमिलरली ये इसके साथ यहां पर ज्वाइन हुई होती है। यहां पर ये जो बड़ी लिम्ब है इस पे दो निशान होते हैं। एक निशान मैं तकरीबन सपोज करता हूं यहां तक है, एक निशान मैं सपोज करता हूं यहां तक है। इस निशान को कह लेते हैं एक्स और इसको कह लेते हैं वाई। फर्जी तौर पे मैं नाम दे रहा हूं। तो आपने विस्कोसिटी कैसे मेजर करनी है? विस्कोसिटी बेटे एब्सोल्यूट नहीं मेजर कर सकते। मैंने आपको कहा था कि कोई भी चीज हम एब्सोल्यूट मेजर ही नहीं कर सकते, हम रिलेटिव मेजर करते हैं, किसी के साथ कंपेयर करके मेजर कर रहे हैं। आपने क्या करना है, जिस लिक्विड की विस्कोसिटी मेजर करनी है, मिसाल के तौर पे कोई आप ऑयल ले लेते हैं, तेल ले लेते हैं, उस तेल की विस्कोसिटी मेजर करनी है तो आप क्या करें कि पहले ना ऑयल को यहां पर डालें, इधर वाली जो लिम्ब है ना इधर से ऐड करें, ऐड करके इस बल्ब को भर लें। इतना भरिएगा कि ये खुद ही ऊपर ना चढ़ना शुरू कर दे, यानी कि इतना आधा आधा कर लें क्योंकि ये फिर भी भर जाता है इससे, या फिल कर लें, पौना कर लें, 3/4 कर लें, इतना इसमें ऑयल भर लें। फिर यहां पर ना सक्शन पंप लगाएं, या एक वो मिलता है बल्ब मिलता है लेबोरेटरी के अंदर, बाज लोग तो इधर पाइप लगा के ना ऊपर से मुंह से खींच लेते हैं, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन उसमें जो पॉइजनस है ना, जो एसिड है वो आपको नुकसान देंगे, लिहाजा ये तरीका ट्राई नहीं करना। तो यहां पर ट्यूब लगा के ना साथ इसके अंदर पंप है, सक्शन पंप, हैंड पंप होता है, वो वाला जो है लगा के आपने यहां से लिक्विड को खींचना शुरू करना है, वहां तक खींचना है। इसे ना थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, यहां तक मार्क तक ले आए। लिक्विड इतना भरना है कि यहां से लिक्विड आता जाए आता जाए आता जाए, बल्ब भर जाए, बल्ब भर के लिक्विड यहां तक आ जाए। फिर आपने क्या करना है, यहां पर ना अंगूठा रख के या सक्शन बंद कर लेनी है, और आपने जब यहां पर लिक्विड होगा आपने स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है और इसको छोड़ देना है। लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता यहां से बहेगा, वापस कैपिलरी ट्यूब से वापस इसमें आके फिल होना शुरू हो जाएगा। जब लिक्विड का फ्लो यहां से खत्म होते होते इस मार्क तक आएगा ना, आपने स्टॉप वॉच बंद कर देनी है और टाइम नोट कर लेना है। ये एक्सपेरिमेंट 1 से 2 दफा करना है, 2 दफा रिपीट करेंगे ताकि आपके पास एक्चुअल रीडिंग आ जाए। ठीक है, तो अब आपके पास जब एक्चुअल रीडिंग आई तो आपने फिर मेरे बेटे क्या किया, इसका जो टाइम है उसको नोट कर लेना है। फिर सेम काम करना है आपने, किसके लिए? वाटर के लिए, पानी के लिए, क्योंकि पानी के कंपैरिजन के अंदर आपने जो है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अब यहां पर आपने क्या करना है कि पानी का भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, पानी की भी जो है वो टाइम ऐसे नोट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगा देना है। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है ईटा। ईटा मतलब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड जिसकी आपने फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, आपके पास है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी, मल्टीप्लाई बाय टाइम, जितने टाइम में लिक्विड यहां से लेकर यहां तक आया वो, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर यहां से लेकर यहां तक कितने टाइम के अंदर आया वो भी टाइम आपने नोट कर लेना है, और इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यू लगा देनी है, और फाइनल आपने ईटा लिक्विड का निकाल लेंगे इस तरीके से। अब जो डेंसिटी है ना लिक्विड की, इसको आपने कैसे मेजर करना होता है, इसके लिए ना एक छोटी सी ना बॉटल होती है लैब के अंदर, बिल्कुल जो है वो हल्की सी होती है, उसे जो है वो कहते हैं नॉन ग्रेविटी कह लें, तो छोटी सी बॉटल होती है, उसमें ना आपने लिक्विड को ले लेना है और लिक्विड का ना वेट कर लेना है। ठीक है, अब वेट जब आप कर लेंगे सिमिलरली उसका मैस निकाल लेंगे, मैस निकल आया, उसी में आपने वेट कर लेना है किसका? पानी का, और लिक्विड के वेट को डिवाइड कर देना है पानी के वेट के साथ, तो आपके पास डेंसिटी आ जाएगी उस लिक्विड की, और उसको यहां पर आपने फिल कर देना है। क्लियर है? तो इस तरह से मेरे बेटे ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर जो है वो काम करता है, जिसके जरिए आप जो है वो डेंसिटी किसकी फाइंड कर लेते हैं, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को सॉरी विस्कोसिटी को आप फाइंड कर लेते हैं। सो आज का जो मेरे बेटे हमारा टॉपिक है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको विस्कोसिटी जो है वो समझ आया होगा, और इसके जो क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आते हैं वो भी समझ आए होंगे। अगर कोई आपका स्टिल कोई डाउट है तो देन यू आर वार्मली वेलकम टू पुट इन अ कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू पीपल। और पढ़ते रहें, लेक्चर नोट करते रहें, तैयारी करते रहें, एग्जाम बहुत बेहतर आपने जो है
अंदाज के अंदर पेपर के अंदर अपीयर होना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।